तो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 का खा तक आपने हल कर लिया था और ये प्रश्न है दूसरे का गा बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 यानी बिंदु ए और बी के निर्देशांक दे दिए हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी ए बी के पॉइंट्स दिए हैं तो हमने रेखाखंड बना लिया। ये हो गया हमारा ए, ठीक है, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। ए के पॉइंट्स कितने हैं -2,2 -2,2 और बी के पॉइंट्स है 2,8 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले, तो इसको जब 4 भाग बराबर 4 भाग में डिवाइड करना है तो कितने कट, 3 कट लगाएंगे, 1 भाग 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु में नाम दे दिया पी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, क्यू आर, इन्हीं के निर्देशांक पूछे गए हैं, ठीक है। पी के निकालने हैं, क्यू के निकालने हैं, आर के निकालने हैं। तो आपको एक सेक्शन फार्मूला होता है यानी विभाजन बिंदु वाला, वो फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक तरीका और है वो भी अपना सकते हैं कि ये दोनों, इन दोनों के मध्य में ये आ रहा है, देखो इधर भी 1-2 खाने हैं, इधर भी 2 खाने, तो क्यू के पहले निकाल लो क्योंकि क्यू जो होगा इनके मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। पहले क्यू के निकालेंगे और ये मान होता है पहले ब्रैकेट में x1/1 और ये मान होता है हमारा x1/1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2/2, ठीक है। तो पहले हम क्यू के निकालेंगे क्योंकि क्यू इन दोनों के मध्य में है, तो लिखेंगे क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु वाला, आपने पढ़ा होगा फार्मूला, x बराबर, ये होता है x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो x बराबर x1 कितना है -2 है, -2, x2 कितना है 2 है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे कितना 0 बचेगा और x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। y का निकालेंगे तो y बराबर y1 2 है प्लस y2 कितना है 8 है और बटे में 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो q के निर्देशांक तो आ गए, कितने आए हैं 0,5, तो ये तो आंसर आ गया 0,5। इस प्रकार आपको p का निकालना है और r के निकालने हैं, तो ऐसे p के भी निकाल लेंगे। तो p के निर्देशांक का इसके देखो, ये जब निकालेंगे ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, तो इन दोनों को हम x1/1 x2/2 मान लेंगे, ठीक है। r निकालेंगे तो ये x1/1 x2/2 ये हो जाएगा। तो p के निर्देशांक, p के निर्देशांक, तो p के निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा x बराबर x1 प्लस x2 यानी -2 और प्लस 0 अपान में 2, तो ये हो जाएगा x बराबर -1/2 और यहाँ पे -2 बचेगा तो कैंसिल होगा, ये आ जाएगा -1, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना y का, तो y का भी निकाल लेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 यानी 2 + 5 और डिवाइड बाई 2, तो y बराबर कितना होगा 2 और 5 7 हो जाएगा और अपान में 2, तो y की वैल्यू कितनी आई 7/2। तो ये भी आ गए कौन से p के निर्देशांक, ये p के हो गए हैं -1 और कॉमा 7/2, ये p के हो गए। और अभी r के निकालने हैं, तो r के निकालेंगे ऐसे बिल्कुल, r के निर्देशांक आप लिख लेना, r के निर्देशांक, तो ये होगा x बराबर, फिर r इन दोनों के मध्य में है, ठीक है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाएंगे, तो x बराबर हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो x बराबर 2 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे y निकालेंगे तो y बराबर y1 प्लस y2, तो 5 + 8 डिवाइड बाई 2, तो y बराबर हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएंगे r के, ठीक है। कौन से हो जाएंगे r के 1,13/2। तो यही आपसे पूछ रहा था कि p और q r के निर्देशांक, लेकिन इसमें जो आंसर है उसमें खाली ये वाला बीच वाला दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर बोला गया होता खाली मध्य बिंदु तो यही निकालना है, लेकिन सभी मध्य बिंदुओं बोला है, विभाजित करने वाले बिंदुओं तो आपको सभी निकालने हैं। तो पहला कितना है -1, 7/2
और दूसरा कितना 0,5 और r का कितना 1,13/2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अगर हम एज्यूम कर लें हर को और अंश क्या हो जाएगा उसमें 3 कम कर देंगे। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न और मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें क्या मान लेंगे, हर को मानेंगे, क्योंकि हर को मानने से हमें अंश भी पता चल जाएगा। तो लिखेंगे माना हर बराबर x मान लिया, ठीक है। तो अंश कितना हो जाएगा, बोला अंश उसके हर से 3 कम है, तो हर से 3 कम कर दिया, ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी, यानी भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश कितना है x - 3 है और हर कितना है x है, ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन दे रखी है, लिखा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखिए आप, प्रश्नानुसार जो भिन्न है ये नोट कर लेंगे, x - 3 यानी अंश ऊपर है और हर ये है। फिर लिखा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, दोनों में 2 ऐड करते हैं, ठीक, जोड़ा जाता है। तो नई भिन्न, तो ये नई भिन्न बन जाएगी, 2 जब जोड़ेंगे, ठीक है। नई भिन्न और मूल भिन्न ये है, तो नई भिन्न और मूल भिन्न का योग इन्होंने दे रखा है, यानी हमारी नई भिन्न ये बनी, मूल भिन्न हमारी ये थी, इसका योग कर लिया। योग कितना 29/20 है। अब यहाँ पे थोड़ा हल कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x और माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 बचेगा, x + 2 प्लस x - 3 अपान में x बराबर 29 और बटे 20। तो यहाँ पे तिरछी गुणा कर लेंगे। जब भी कभी तिरछी गुणा करते हैं तो अपान की भी गुणा करते हैं। तो x - 1 की x से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x की गुणा x² माइनस x एकम x, ठीक है। तो ये तो गुणा हो गई, प्लस अब ये करना है तो x की दोनों से करेंगे, x² माइनस का 3x, अब 2 से करेंगे प्लस का 2x माइनस का 2 3 6, और अपान में इन दोनों की कर लेंगे, x की x से करेंगे तो x² बनेगा, प्लस x की 2 से करेंगे तो 2x बनेगा, और इक्वल में 29/20 ये चल रहा है, ये तो लिख रहा है, ठीक है। अब जो कट रहा पार्ट 2 x² प्लस का नहीं ये नहीं कट रहा है, तो दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। क्या कट रहा है देखो, 3 1 4, ठीक है। जो बचा है यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो x² एक ये है और एक ये है, दोनों प्लस के हैं तो 2x² हो गए। अब x देखो माइनस के 4 हैं, 3 1 4, उसमें 2 घट जाएंगे, प्लस के भाई घट जाएंगे, तो माइनस के 2x बचेंगे। गिनती देखो, गिनती कितनी है यहाँ पे, माइनस का 6 है, माइनस का 6, और अपान में जो है वो लिख लेंगे x² प्लस का 2x और इक्वल में कितना है 29/20। फिर तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये तिरछी गुणा करेंगे कितना 29, और ये चाहे आप ये पहले कर ले चाहे ये कर ले, कोई पहले कर सकते हैं। 20 दूनी 40 x² माइनस 20 दूनी 40x माइनस 20 छक्का 120 बराबर, अब ये करेंगे 29 की x से गुणा करेंगे तो 29x² हो जाएगा, और दोनों प्लस के तो प्लस ही रहेगा, 29 दूनी 58 यानी 58x हो जाएगा। अब सबको इधर लाएंगे, दुकान समीकरण बन जाएगी तो आराम से हल हो जाएगा। कितना होगा 40x² माइनस 14x माइनस 120x, ये आएगा माइनस का 29x² और माइनस का 58x और बराबर 0। अब 40 में से हमें कितने 29 घटाने हैं, 29 बचेंगे यहाँ पे, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 11x² ये बचेगा, ठीक है। अब x वाले पद देखो, 40x ये माइनस के हैं और 120 ये माइनस के हैं, ठीक है। और गिनती कहाँ चली गई, 6 भी तो था, 29x² 29 दूनी 58, ठीक है। 20 छक्का 120, ये x नहीं है, ये 20 दूनी 40x हुआ था, 20 छक्का 120, ये 120 है, इसमें x नहीं है, ठीक है। तो 40x ये है, 58x ये है, तो कितने जुड़ के हो, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस में 98 यानी 98x हो जाएगा, और गिनती कितनी है माइनस का 120 बराबर 0। कुछ कॉमन मिलेगा तो कॉमन तो नहीं मिल रहा है, तो उसको गुणनखंड कर लेंगे, हमारा x का मान आसानी से निकल आएगा। दोनों साइड की गुणा करेंगे
तो इसके गुणनखंड ऐसे, इन दोनों की गुणा, दो संख्या ऐसी चयन करनी है इनकी गुणा के बराबर गुणा हो, 11 और 120 के, घटाने पर 98 है। तो ऐसी संख्या कौन सी हो जाएगी, 110 में से अगर हम कितना घटा दें, 12 माइनस कर दें, ठीक है, 110 में से 12 घटेगा, 98 बचेगा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा के बराबर आ जाएगा, तो ये फैक्टर कर लेंगे, बराबर 0। तो इधर हो जाएगा 11x² माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, x² माइनस का 110x माइनस माइनस प्लस का 12x माइनस 120 बराबर 0। अब 11x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस का 10 बचेगा, 12 कॉमन लेंगे, x माइनस का 10 बचेगा, 0। एक तो हो जाएगा हमारा x माइनस 10, दूसरा हो जाएगा 11x जो कॉमन लिया था और प्लस का 12। तो एक जैसे जो है उसको लिख लेंगे, x माइनस 10 है, दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन लिया है वो लिखेंगे, 11x कॉमन लिया प्लस का 12, तो 11x प्लस 12 बराबर 0। एक को हल करेंगे पहले, तो x माइनस 10 बराबर 0, देन x इक्वल टू 10 हो जाएगा। आपका ये आंसर आ गया x का। दूसरा भी हल कर लेंगे, दूसरे में 11x बराबर कितना, 12 जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 12/11। तो ये तो मान हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो आया है, यहाँ पे आंसर हमको चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी लेंगे, 10 लेंगे। अब हम मान लेंगे मान, तो भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, यहीं पे आप लिख रहे हैं आपको दिख जाएगा। चलो इधर देखो, भिन्न बराबर, तो हमारी भिन्न हो जाएगी, क्या मानी थी हमने, x माइनस 3/x, x माइनस 3 और बटे में x बराबर, तो x में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, अभी x का मान 10 है, 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर, 7/10, ये राइट आंसर हो जाएगा, 7/10 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के दो लंबवत व्यास है, यानी एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, उस वृत्त के दिया है ABCD, एक तो AB है, ठीक है, और CD है, इस बड़े वाले सर्किल बड़ा उसका व्यास है, पूरी लाइन जो होती है वो व्यास होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और आधा जो होता है वो रेडियस होता है, चाहे ये कहो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है, और OD छोटे वृत्त का व्यास है, और ये जो छोटा वृत्त है इसका व्यास कितना, OD है, और बड़े वृत्त का व्यास ये पूरी लाइन है, ये छोटे वृत्त का ये व्यास है। और फिर OA का मान भी दे दिया है, OA मतलब यहाँ से यहाँ तक मान 60 सेमी है, इतना, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या तो यही हो जाएगी, पूरा व्यास होता है उसकी आधी त्रिज्या होती है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7, ये भी 7, सभी 7 है, ठीक है। तो लिखेंगे OA बराबर, यानी OA बराबर 7 है, 7 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या भी यही हो जाएगी, लिखेंगे बड़े, बड़े की इन्होंने नाम दिया है दीर्घ, तो दीर्घ माने बड़ा होता है, लघु में छोटा, तो दीर्घ वृत्त की त्रिज्या, दीर्घ वृत्त की त्रिज्या, और बड़े को हम स्मॉल r से दिखाएंगे, कितना दिया, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको छोटे वृत्त की भी त्रिज्या चाहिए होगी, और ये तो पता है आपको, ये कितना है, बराबर है, जब ये वाली लाइन 7 है तो ये कितना होगा, ये भी 7 हो जाएगा, सभी 7 हो जाएंगे, 7, तो ये पूरा 7 है। छोटे वृत्त का व्यास कितना है, 7 है, तो लिखेंगे लघु वृत्त का व्यास बराबर कितना, व्यास 7 सेमी हो जाएगा, और जो इसकी लघु वृत्त की त्रिज्या होगी हाफ हो जाएगी, यानी स्मॉल r से दिखाएंगे, 7 का आधा 7/2, आप 3.5 कर सकते हैं इसे, ठीक है, या ना लिखें यही रखें आप सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें दोनों की त्रिज्या, बड़े वृत्त की छोटे दोनों की त्रिज्याएं पता चल गई। अब हमसे पूछा जा रहा है तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात, ठीक है, दोनों में अनुपात पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर पहले किसका नाम, लघु का, यानी लघु वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु वृत्त का क्षेत्रफल डिवाइड बाई, बाद में कौन सा, दीर्घ है, ये दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। आपने पढ़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या होता है πr², तो फार्मूले तो वही रहेंगे, बस खाली त्रिज्या बदल जाएगी। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल πr², लघु में छोटा यानी ये वाला r लेंगे हम, स्मॉल r², ठीक है, और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr², लेकिन r कौन सा, कैपिटल
ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो पाई से पाई पूरा कट गया। अब इस साइड में आप देख लो, यहाँ पे इस स्मॉल आर का मान कितना 7/2 है, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, और बड़े आर का मान कितना, ये अपान में लिखना है आपको। बड़े आर का मान, अपान ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसी अपान के नीचे लिख दिया जाएगा। ये आर अपान के नीचे है ना, आर का मान कितना 7 है, तो 7 गुणे 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, जो अनुपात आएगा कितना 1:4, यानी ये दोनों क्षेत्रफलों में ये अनुपात होगा 1:4 का, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी टेबल दे रखी है, ठीक है, उसमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता को एफ बोलते हैं, एफ आई, यानी एफ आई का मान दिया है। ठीक है, और हमें अगला कॉलम क्या बनाना है, मध्यमान, और मध्यमान को एक्स आई बोलते हैं। फिर इन दोनों की एफ आई एक्स आई गुणा कर लेंगे, आराम से निकल आएगा। इसके 3 मेथड होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस समान नहीं है। यहाँ पे 20 से 40 हो रहा है ज़्यादा, 60 से 40, फिर 100 से 150 हो गया। जब डिफरेंस बराबर ना हो तो आप प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल करें, सही रहेगा। वैसे पग विचलन से भी लग जाएगा। ठीक है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही लगाएंगे इसको। सबसे पहले मध्यमान, यानी कि जोड़ के आधा, 60 20 80 का आधा 40 हो जाएगा। फिर 100 में 60 जोड़ेंगे, 180 का आधा 80 हो जाएगा। अब 150 में 100 जोड़ोगे, 250, 250 का आधा 125, ये हो जाएगा। फिर 250 और 150, 2 1 3 1 400 का आधा 200। फिर अगला 3 350 और 250, 3 2 5 1 600, उसका आधा हो जाएगा 300 हो जाएगा। फिर अगला दिया है 350 से 450, 3 4 7 1 800 का आधा 400। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं आप समझ गए, जोड़ के आधा कर लेते हैं। अब एफ आई इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये प्रत्यक्ष मेथड इसी बोलते हैं, सीधे गुणा करना। 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। 5 8 40, ये 400 हो जाएगा। 16 पंचे 80 का 0, 8 हासिल। 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल 4। 16 एकम 16 और 4 20, तो ये गुणा हो गई। थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखे 2000। ठीक है, कितनी गुणा हो जाएगी 2000, यहाँ से इरेज कर दें। अब हमें करना है गुणा 12 और 200 की, तो 12 दूनी 24, 24 के आगे कितने 0, 2 0, ये 2000 है। अब ये 300 दूनी करना है, 600 हो जाएगा। अब हमें 3 की 400 से करना है, 3 चौक को 12, तो ये 1200 हो जाएगा। अब हमें ये जोड़ना है, एफ एक्स को जोड़ना है और हमें एफ को जोड़ना है, तो इसी को पहले जोड़ ले। 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 2 22, 23 25 का 5 हासिल लगा, 2 3 4, तो इधर का यानी एफ आई का जोड़ कितना है 45। अब हमें एफ आई एक्स आई को जोड़ना है, तो ये तो बन जाएगा 0। दूसरी लाइन 8 8 8 है, और फिर तीसरी लाइन में 2 4 6, 6 4 10, 10 से 16, 16 2 18 का 8, 1 हासिल, 1 2 3 2 5 1 6, 6880, ये आपका जोड़ आएगा। ठीक है, अब फार्मूला लगा लेंगे, एक्स बार यानी समांतर माध्य को बोलते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा मतलब होता है योग। ठीक है, योग किसका, एफ आई एक्स आई का, तो ये है हमारा 6880 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब एफ आई की जो भी बारंबारताएं हैं उन सबका ऐड, सबका जोड़। ठीक है, 45। अब काट लेंगे इसको, 5 से 2 कट जाएगा, 5 ने 45 और 5 कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 कम 5, फिर 18 हो गया, 5 कम 5, अच्छा ये गलत हो गया यहाँ पे, फिर से देखो 5 कम 5, 1 बच गया, आगे हो गया 18, 5 दिया 15, 3 बचा, आगे 38 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छक्का 30 हो गया। अब 7 से 13, 13 14, 14 15 16 17, अब तो कटेगा नहीं, 9 से सीधे डिवाइड कर देंगे, 9 से इसको भाग कर लेना है, तो 9 से भाग इस साइड में देखो, चलो यहीं पे करना है, 9 से हमें भाग करना है कितने को, 1376 को, 9 एकम 9, 4 बचेगा और 9 बचे 45, 2 बचेगा, ऊपर से उतार लिया हमने, 6 उतार लिया, और 9 तियां ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 बचेगा, तब संख्या नहीं तो पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे, और हो जाएगा 9 8 72,
72, कितना बचेगा 8 बचेगा, इधर बढ़ा के लिख रहे हैं, ठीक है 8, फिर पॉइंट लगा तो हर बार में 0 लगता जाएगा, फिर कितना नोट है 72, ठीक है। तो 8, अब बराबर 8 8 आता रहेगा, जब भी आधे से ज्यादा बचता है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, 88 के बजाय कितना कर देंगे इसको 89, तो हमारा आंसर हो जाएगा 152.89, ये हमारा आंसर हो जाएगा लगभग में। प्रश्न नंबर 3 दिया है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, तथा इन कोणों के अंतर्गत वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी दोनों को सिमिलर सिद्ध करना है। तो त्रिभुज बना लेंगे, एक ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज है, दूसरा भी है, ये मान लो नाम अलग अलग दे देंगे, इसको हमने दे दिया नाम ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, और इसको दे दो PQR, PQR। फिर क्या बोला इन्होंने का एक त्रिभुज का एक कोण, मान लो इसका ये कोण जो है दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर है, मान लो ये कोण इस कोण के बराबर है, दे रखा है, और उसके फिर बोला है तथा इन कोणों के अंतर्गत, इन कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं आती हैं, एक तो कोण के अंदर ये भुजा ये है, ठीक है, और इनके ये है, ये भी समानुपाती है, इनके कहने का मतलब कोण के अंतर्गत जो ये भुजा आ रही है ये वाली, ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ठीक, और दूसरे कोण के अंतर्गत ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है, इतना इतना इन्होंने दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप हो, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में 3 हेडिंग पड़ती हैं, डाल लेंगे आप ज्ञात है, ज्ञात है लिखें या तो दिया है लिखें, ठीक है, और अगला होता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और तीसरा होता है उपपत्ति, उपपत्ति, या हेडिंग दे देंगे। और तो जो जो पता है आपको वो यहाँ पे लिखना है। ज्ञात में क्या ज्ञात है, कोण ए कोण पी बराबर है, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या नाम है PQR, PQR में, ठीक है, कोण ए कोण पी बराबर है, तो जो जानकारी आपको नॉलेज में है वो लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, और ये यानी ये भुजाएं का अनुपात, यानी ये क्या हो जाएगा AB बटे PQ, ठीक है, और चाहे आप हिंदी लिख दें, हिंदी में लिख सकते हैं कि भुजाएं कोणों के अंतर्गत वाली भुजाएं समानुपाती हैं, आप यही लिख दें, कोणों के अंतर्गत, कोणों के अंतर्गत वाली भुजाएं, भुजाएं कैसी है समानुपाती हैं, लिख देना समानुपाती हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग को सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है, ये दोनों त्रिभुजों को हमें सिमिलर समरूप सिद्ध करना है। तो अगला हो जाएगा त्रिभुज ABC, यानी हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब उपपत्ति में करेंगे, उपपत्ति में जो जो जानकारी आपको पता है वो आप लिखेंगे। तो एक तो ये इस त्रिभुज में कोण A कोण P बराबर है, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज को क्या नाम है PQR में, PQR में, ठीक है, कोण A कोण P के बराबर है, तो लिख दे कोण A बराबर कोण P, ठीक है, ये दिया है, रीजन भी लिखना है यहाँ पे दिया है, और क्या दिया है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर, इसका मतलब ये वाली भुजा बटे में ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो क्या लिखेंगे AB और बटे में कौन सी भुजा PQ बराबर है ये वाली कौन सी AC बटे PR, तो AC बटे PR, ये भी आपको दिया है, प्रश्न में ही दिया है, ठीक है। और अपनी कसौटी पढ़ी होंगी ए साइड 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 इस टाइप से, तो देखो आपको कौन सी कसौटी लग रही है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये भुजा बराबर है, समानुपाती है भुजा, और ये कोण ये भुजा, ये तो है, तो भुजा कोण भुजा कसौटी से ये सिद्ध हो जाएगा। तो आप हिंदी में लिखे भुजा क्या बोलते हैं, साइड SAES, यानी साइड एंगल साइड, ये साइड और ये एंगल ये साइड, साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसे है, समरूप है, कह सकते हैं कि त्रिभुज जो ABC है वो सिमिलर है त्रिभुज PQR से,
तो बस आपको ये इतना करना है, यही सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 4, हल कीजिए। समीकरण दे रखी है, तो पहले इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है, और दूसरा समीकरण इसको समीकरण 2। अब इसको चाहे किसी मेथड से आप हल करें, प्रतिस्थापन से हल करें या तो विलोपन से करें, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विलोपन से करने के लिए हमको x या y को बराबर करना होता है, चाहे आप x को बराबर कर लें चाहे y को कर लें। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 8 हो जाएगा, तो इस पहली समीकरण में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो चक्कू 8 इसी के नीचे लिख देंगे, 8/√x प्लस 2 की गुणा 3 से 2 3 6 और बटे में √y बराबर 2 3 6। अब ध्यान रहे गुणा अगर करते हैं पूरी समीकरण में करते हैं, ठीक है। अब जो एक जैसे होते हैं, ये 8/√x 8 ये बराबर हो गया, इनके निशान विपरीत होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। जब विपरीत ना हो तो आपको लिखना होगा घटाने पर। जब पहले से ही प्लस माइनस हो, ठीक है, तो लिखा जाता है जोड़ने पर, क्योंकि कैंसिल करने के लिए प्लस माइनस करना होता है। तो 6 कैसा है, प्लस का है, माइनस का हो गया, और ये 6/√y कैसा प्लस का है, ये माइनस का हो गया, और ये कैसा है, कोई निशान नहीं लगा, प्लस का है, तो ये माइनस का हो गया। अब ये प्लस के ही है, ये माइनस के, तो पूरे कट जाएंगे। माइनस का 9 भी प्लस का, माइनस का 6 भी प्लस, 9 भी माइनस का, 6 भी माइनस का। देखो जो बदलते हैं वो निशान मानते हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस में, माइनस के 15 हो जाएंगे और अपान में √y हो जाएगा। हर बराबर है, बराबर। इधर भी क्या होगा, 6 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कट गया, ठीक, और इसके बटे में 1 करके आप ऊपर भी काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तिरछी गुणा करेंगे तो √y एकम √y बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा। जब भी कभी घात अगर अंडर हटता है तो स्क्वायर लगता है, और स्क्वायर हटता है तो अंडर लगता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y बराबर 3 तिया 9, तो y की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू चाहे आप समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो y का मान समीकरण 1 लिख, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण 1 ये है, तो हो जाएगा 4/√x प्लस 3/रूट में y लिखा है, तो y की जगह हमें कितना लिखना है, 9 लिखना है, बराबर 3। फिर हो जाएगा 4/√x प्लस 3 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा, बराबर 3। 3 से 3 ये कट जाएगा, अब एक प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4/√x बराबर आपका आ जाएगा 3 - 1, यानी कितना हो जाएगा, 4/√x बराबर हो जाएगा 3 में से 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर काट सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, तिरछी गुणा करेंगे तो √x बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 आ जाएगा। तो अभी बताया था रूट अगर हटेगा तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो रूट हटा देंगे, इधर देख लो, x बराबर कितना होगा, 2 का स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी x बराबर 2 दूनी 4। तो आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी और y की वैल्यू 9 हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अथवा में दिया है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किमी प्रति घंटा है, यानी मोटर बोट की चाल दे रखी है, तो लिख लेंगे मोटर बोट की चाल कितनी दी है, 18 किमी प्रति घंटा दी है, ठीक है। और दूसरी चाल इसमें कौन सी मान ले, धारा की चाल पूछी जा रही है, वो भी मान लेंगे, धारा की जो चीज़ नहीं पता हो वो मान लेते हैं। माना धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, x किमी प्रति घंटा, यानी x किमी प्रति आवर, ठीक है। अब हम एक ही यहाँ पे लिखा है प्रतिकूल जाने में और अनुकूल जाने में। देखो प्रतिकूल में क्या होता है, सापेक्ष चाल हमारी घट जाती है, और अनुकूल में क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं। तो लिखेंगे पहले प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, 18 इसकी चाल है, प्रतिकूल में ये x किमी माइनस कर देगी उससे, तो 18 - x हो जाएगा। और अनुकूल में जुड़ जाता है, अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, अनुकूल चाल हो जाएगा
18 तो इसकी चाल है और ये भी चाल x है, तो ये भी जुड़ जाएगी 18 प्लस x। ठीक, अब हम निकाल लेंगे समय, यानी प्रतिकूल जाने में समय और अनुकूल जाने में समय। वेरी सिंपल सवाल है, आपको देखने में लग रहा है, तो लिखेंगे प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर, तो समय का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 24 किमी दूरी, बट में चाल प्रतिकूल जाने में, तो प्रतिकूल वाली चाल ये है, तो 18 बटे 18 माइनस x, ये तो हो गया आपका प्रतिकूल। ठीक है, अब अनुकूल का करना है, अनुकूल में जाने में लगा समय, अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी तो वही है, सेम दूरी बोला है, वही दूरी तो 24 ही रहेगा, और बटे चाल कितनी हो जाएगी 18 प्लस x, क्योंकि अगर धारा की दिशा में हम चलेंगे तो अनुकूल चलेंगे, धारा की चाल और नाव की चाल, मोटर बोट की चाल जुड़ जाएगी, और धारा के विपरीत चलेंगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना, प्रतिकूल में समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रतिकूल में हमारी चाल घट जाती है, चाल कम हो जाती है तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही, इसमें चाल ज़्यादा इसमें समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि प्रतिकूल है, और अनुकूल जाने में समय कम लगता है। ठीक है, अब तो इन्होंने अंतर 1 घंटे का दे रखा है, यानी कितना अंतर दिया 1 घंटा अधिक, मतलब इसमें 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो हम लिखें प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रतिकूल में 1 घंटा अधिक बोला है, तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे कितना 1 बचेगा, क्योंकि 1 ज़्यादा है इसमें, तो लिखेंगे 24 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1। ये आपकी समीकरण बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले 24 कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1 बटे 18 माइनस एक्स माइनस इधर 1 बटे 18 प्लस एक्स बचेगा बराबर 1। 24 को उधर ले जाएंगे 1 के बटे में, और यहाँ पे बीच में जो है तो इसको सॉल्व करके तिरछी गुणा कर लेंगे। ये गुणा पहले करेंगे, कितना होगा 1 से करेंगे 18 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ये गुणा करेंगे तो 18, आपको पीछे बता चुके माइनस के आगे जो भी अंक लिखे जाते हैं उसके साइन बदल जाते हैं, तो 1 से गुणा करने पे यही आएगा 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। ठीक है, जब भी कोई प्लस या माइनस बीच में दिया हो तो तिरछी गुणा में बटे बटे की भी गुणा होती है, तो ये तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 18 गुणा कितनी होती है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गुणा हो गई बराबर कितना 1 बटे 24, उधर 1 बटे 24 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, 18 प्लस का 18 माइनस का कट गया, कितना बचा यहाँ पे x मिलकर 2x बचा, 2x अपान में 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 24, फिर तिरछे गुणा कर लेंगे। ठीक है, कोई गुणा पहले कर लो, 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण में स्क्वायर वाला पद पहले होता है, ये पहले लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स वाला पद लिखेंगे प्लस का है, 324 लाएंगे माइनस का 324 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे, ऐसी संख्याएं सोचनी है गुणा करने पर कितना 324 आए, घटाने पर 48 आए, ऐसी संख्या सोच के फैक्टर करेंगे। तो इधर जगह कम है, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, आपने तो नोट कर लिया होगा, थोड़ा ये तो काम का नहीं है अब। ठीक है, ये हमने इतना इरेज कर दिया क्योंकि फैक्टर करने इसके। अब इस समीकरण को हल करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 48x है, और माइनस का 324 बराबर 0, यानी गुणा कितनी हो दो संख्याओं की 324 हो, और घटाने का चिन्ह घटाने पर 48 है, तो ऐसी संख्या कौन सी होंगी 54 में से अगर 6 घटा दें, 54 में से 6 घटा दें 48 बचेगा, 8 से 14 54। ठीक है, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो इतना हो 3 6 चौक 24, 6 पंजे 30 2 32, गुणा इनके बराबर हो जाएगी, घटाना इनके बराबर। अब लिख लेंगे 48 के आगे x माइनस 324 बराबर 0, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 54x प्लस माइनस माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन कितना x मिलेगा, इसमें से एक x चला जाएगा, x बचेगा, प्लस इसमें से x जाएगा 54 बचेगा, माइनस यहाँ पे कॉमन 6 से अगर ये कट जाएगी तो 6 कॉमन, 6 से कट जाएगी 6 पंजे 30, कट जाएगी 6 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x बचेगा, माइनस कॉमन लेने पर निशान बदलता है,
प्लस जो इधर आया वही उधर आएगा, ठीक है। अब जो एक जैसे हैं उनको लिख लेंगे x प्लस 54 और फिर लिखेंगे x कॉमन लिया और -6, तो x -6 बराबर 0। एक एक को हल कर लेंगे, पहले इसको हल करेंगे। 54 जब उधर जाएगा तो x का कितना हो जाएगा, -54। एक तो x का मान ये आया है, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो x -6 बराबर 0, देन x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, x जो मान है वो हमारी क्या है, चाल है। चाल कभी माइनस में तो होगी नहीं, कुछ न कुछ तो चाल होगी ही। तो 0 से ज़्यादा होगी, प्लस में होगी, तो 0 से कम तो हो ही नहीं सकती। तो माइनस वाला मान हम नहीं लेंगे, कौन सा मान लेंगे, प्लस वाला। तो चाल कितनी हो जाएगी, तो धारा की चाल पूछी गई है 6 किमी हो जाएगी, 6 किमी प्रति घंटा। तो लिखेंगे धारा की चाल जो हो जाएगी बराबर, ये हो जाएगी 6 किमी प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा फाइनली, यानी ये वाला मान लेंगे हम 6 किमी प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किमी प्रति आवर। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया। यानी एक अर्धगोला है, उसी से जुड़ा हुआ एक शंकु है। इस प्रकार बने ठोस का आयतन दे रखा है, टोटल आयतन दे रखा है, उसमें अर्धगोला और शंकु दोनों के आयतन होंगे, ठीक है। 45 पाई घन सेमी है। शंकु की ऊंचाई 9 सेमी दे रखा है। तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात करो। उभयनिष्ठ समतल यानी दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बने हैं। तो बना लेंगे एक अर्धगोला, ये मान लो एक हमारा ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये रेडियस होती है, और इसके इसी के ऊपर शंकु बना है, ये शंकु बना है। ये बोला है समतल को जोड़कर, समतल नहीं, ये त्रिज्या ही तो समतल हो जाएगी, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये शंकु हो गया और ये अर्धगोला हो गया। और क्या दिया गया है, टोटल का आयतन दिया है, और शंकु की ऊंचाई 9 सेमी, यानी शंकु जो है वो 9 सेमी ऊंचा है, ये दे दिया है। और कुछ इसमें टोटल आयतन दे रखा है 45, और कुछ नहीं दिया। तुम त्रिज्या मान लेंगे r, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे माना त्रिज्या बराबर, क्योंकि त्रिज्या दोनों की सेम होगी इसलिए खाली त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। ये मान लिया हमने कि दोनों की त्रिज्या 8 सेमी है। अब यहाँ पे दिया है आयतन 45 पाई है, इसका मतलब है अर्धगोले और शंकु दोनों का आयतन दिया है 45 पाई। तो लिख लेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना दिया, 45 पाई, 45 पाई ये दिया है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का होता है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 45 पाई। अब चाहे आप ऐसे वैल्यू डाल दें, चाहे आप थोड़ा कॉमन लें, थोड़ा कॉमन ले लेंगे, लेकिन आर कॉमन मिल तो रहा है, लेकिन आर की वैल्यू नहीं पता है तो हम आर कॉमन नहीं लेंगे। तो फिर कितना 1/3 इसमें भी मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, और पाई भी मिल जाएगा। तो 1/3 पाई हमने कॉमन ले लिया। जब 1/3 चला जाएगा, एक तो बचेगा, एक से भाग हो जाएगा, इसमें एक बचेगा, यानी कितना बचेगा, पाई तो चला गया, यहाँ पे बचेगा 1/2 बचेगा, और साथ में क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अच्छा नहीं, आर क्यूब बचेगा, आर तो कॉमन लिया नहीं है, 2r क्यूब प्लस 1/3 पाई जाएगा, इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच बचेगा बराबर 45 पाई। तो पाई से पाई हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये 1/3 उधर जाएगा तो 1 तो बटे में जाएगा, 3 गुणा कर लेगा 45 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r क्यूब प्लस आर स्क्वायर का मान पता नहीं, एच का मान कितना है 9 है, तो 9 से गुणा करेंगे 9r स्क्वायर हो जाएगा बराबर 45 के, ये गुणे में था ना 1/3, ये बटे में 1 जाएगा, और इसके भी बटे में जो होता है वो ऊपर चला जाता है। अब गुणा कितनी हो जाएगी इनकी, 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 13, 135, यानी यहाँ पे आ गया है 2r क्यूब प्लस 9r स्क्वायर बराबर 135, ठीक है। ये द्विघात समीकरण तो समीकरणों पर ही नहीं है, अगर द्विघात समीकरण होती तो इसको हम फैक्टर कर लेते, लेकिन इसको फैक्टर तो कर हो नहीं पाएंगे, तो इसको हम वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, हम आर की वैल्यू कुछ मान लेंगे, ठीक है, और आर की वैल्यू 1 रख के देखो, हमें सोल्यूशन इतना चाहिए, इसको हल करने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो आर की वैल्यू मान लो 1 रख के देखें, ठीक है।
आर की वैल्यू फिर 2 रख के देख सकते हो, आर की वैल्यू 3 रख के देख सकते हो। ऐसे ही जब करेंगे हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। कितना रख के देखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 36, 16 36 इतना नहीं बनेगा। तो 3 रखेंगे तो 3 या 9 27 दूनी 54, 3 या 9 में 81, तो शायद बन जाए। तो 3 रख के ये वाली वैल्यू रख के हम देख रहे हैं 2 और आर की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 9 और आर को 2 टाइम 3 इंटू 3, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54 हो गया, प्लस 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81। अब इनको जब जोड़ेंगे तो कितना, 4 1 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, और 8 5 13। ये देखो दोनों साइडें बराबर, 135 ही लाना था, ये होगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो जाएगी, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, या क्योंकि 3 रखने में हमारा समीकरण संतुष्ट हुई है। तो आर लिख देंगे आर बराबर 3 सेमी, और हमसे पूछा जा रहा है व्यास, तो लिखेंगे समतल, उभयनिष्ठ समतल का व्यास, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ समतल का व्यास बराबर, तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू कौन सी रखी है हमने, 3, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न अथवा में दिया है 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, ठीक है। तो पहले लिख लें व्यास कितना है, यानी कुएं का व्यास जो है, कुएं का व्यास दे रखा है 3 मीटर, तो कुएं की त्रिज्या हो जाएगी, कुएं की त्रिज्या, और कुएं की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से दिखाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 का आधा 1.5, यानी व्यास की आधी होती है तो 3 का आधा 1.5 मीटर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और फिर बोला है कि और कुएं की गहराई, यानी एच पता है, एच कितना है हमारा, एच है 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक। अब एक डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं। ये मान लो एक कुआं है, ये कुआं है, ठीक है, और इसको 14 मीटर गहराई तक खोदा गया, इसको यानी बेलनाकार रूप में खोदा गया। तो मिट्टी जो निकली उसको क्या किया उन्होंने, इसके बाहर ये फैला दिया, इसके बाहर 4 मीटर चौड़ाई तक ये फैला दिया, ठीक है। ये यानी ये सब बांध बना दिया ये, तो इस ये वृत्ताकार जो ये वलय हो गया इसको, ठीक है, ये हो गया। जब इसमें से जो यानी मिट्टी निकाली कुएं से, अब वो बाहर वलय के रूप में ये डाल दी, तो मिट्टी का आयतन कितना होगा, जितना इस वलय का आयतन होगा, यानी इस वलय का आयतन बराबर हो जाएगा जो बांध से मिट्टी निकाली गई उसका आयतन, ठीक है। तो त्रिज्या ये यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, कितनी, 1.5 दिया है, और ये वैल्यू यहाँ से पूरी यहाँ तक कितना, 4 दे रखा है। तो टोटल वलय तक की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 4 ये है, 1.5 ये है, तो 4 1 5, यानी पूरी त्रिज्या 5.5 हो जाएगी। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, और छोटा यहाँ पे जो कुआं है उसकी त्रिज्या ये 1.5 हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा गया जा रहा बांध की ऊंचाई, यहाँ पे जब मिट्टी यहाँ पे डालेंगे बांध, तो बांध कुछ तो ऊंचाई लेगा ही, तो वही पूछी जा रही है बांध की ऊंचाई। तो मान लेंगे, माना बांध की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एच हमने कुएं की ऊंचाई मानी है, तो गहराई वो ऊंचाई एक बात है। अब यही लिखेंगे, यानी बांध का वृत्ताकार वलय का आयतन, वृत्ताकार वलय का आयतन, और बराबर क्या हो जाएगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन, ठीक है। जो वृत्ताकार वलय होता है उसका फार्मूले तो सेम होते हैं, बस खाली इसमें R1 माइनस R2 हो जाता है, तो पाई, और क्या लिख देंगे यहाँ पे R1, ये पूरी जो बड़ी त्रिज्या है उसको हम बड़ा R मानेंगे, R² माइनस स्मॉल r², और ये वृत्ताकार वलय का फार्मूला, ठीक है, बराबर। और कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है, तो उस बेलन का फार्मूला पाई R², ठीक है। अब पाई से पाई देखो कैंसिल, पाई से पाई कट गया। अब R² कितना, ये पूरा 5.5 है, तो ये हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर, R कितना है, स्मॉल r 1.5 का स्क्वायर इंटू में h बराबर R² कितना है हमारा, स्मॉल r 1.5 है, तो 1.5 का
स्क्वायर कर लो या तो दो, चलो स्क्वायर लगा लो, इंटू एच कितना है हमारा 14 मीटर है, इतना हो गया। अब इनके स्क्वायर में से हम ये स्क्वायर घटा लेंगे, तो पहले 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 और 5 छक्का 30, 5 25 5 छक्का 30, 30.25 यानी हो जाएगा 30.25 माइनस ये हो जाएगा 15 15 गुणा 225 होती है और 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया इंटू एच बराबर, ये भी स्क्वायर करेंगे तो 2.25 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा आप इधर देखो इस साइड में, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ तक तो दिख जाएगा। चलो अच्छा आप इधर देख लो, यहाँ पे ये जब घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में से 25 पॉइंट वाला जाएगा तो 0 हो गया और 30 में से 2 जाएगा 28, ये पूरा हल होके 28 बचेगा। 28 इंटू एच बराबर कितना 2.25 और इंटू 14, तो 28 बटे में ले जाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा 2.25 गुणे 14/28। ठीक है, अब तो आसान हो गया, अब आसानी से 28 है ये कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो h बराबर 2 से हमें 2.25 को भाग करना है, 2 से भाग कर लेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 से 2 में भाग एकम, फिर 2 से 5 भाग 2 दूनी 4, एक बचा 0 पॉइंट फिर से लग जाएगा, 2 पंचे 10। तो जो बांध बना है ये वाला, ये कितना, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बांध की 1.125 यानी 1.125 मीटर, ये बांध की ऊंचाई, ये आंसर हो जाएगा राइट इसका। तो आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा ये ऐसे कर दें, चलो अब ठीक है, अब दिख रहा है आपको। 2 से इसको भाग कर दिया है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, तो बांध जो है ये 125 मीटर ये हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अगले आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और अगले सेट में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।